करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश की धड़कन कहे जाने वाले इंदौर शहर के प्रथम नागरिक ने कुछ ऐसा कमाल किया कि बीते 3 सालों में न केवल वो इंदौर को एक नई पहचान दिलाने में कामयाब रहे, बल्कि डिजिटल इंदौर, स्वच्छ इंदौर और उसके भी आगे भविष्य का इंदौर यानी कि 2047 के भारत की परिकल्पना के साथ साथ हमारे भविष्य का इंदौर शहर कैसा होगा, ये खाका भी उन्होंने खींचा। अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने के बाद न केवल उन्होंने डिजिटल इंदौर की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया, बल्कि डिजिटल पता जैसे नवाचार करके एक नई धारणा, एक नई अवधारणा को भी इंदौर शहर की जनता से जोड़ा। कैसे वो आने वाले कल में अपने तमाम कार्यकाल में चुनौतियों को देखते हैं, वो कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जिस पर आने वाले कल में इंदौर नगर पालिक निगम काम करने वाला है, और बड़ी महत्वाकांक्षी योजना नर्मदा के चौथे चरण की कैसे शुरुआत होगी, ताकि आने वाले कल को इसी उड़ान और इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ सियासी गलियारों में भी इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक नई पहचान और एक नई युवा लकीर को भी खींचा है। उनके राजनीतिक बल्लेबाजी पर भी बात करेंगे और नगर निगम में बीते 3 सालों में किस तरह के खट्टे और मीठे अनुभव उनके साथ हुए हैं, ये तमाम उनके दिल की बातें आपके दिलों तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में महापौर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी न्यूज़ के दर्शक बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि कब उनके प्रथम नागरिक आएंगे और उनके जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महेंद्र जी। एमपी न्यूज़ हमको हमेशा अपडेट रखता है। आज मैं अपने अपडेट्स देने के लिए आया हूँ। जी बिल्कुल। महापौर जी, चूँकि पहला सवाल बड़ा लाजमी है, 3 साल बेमिसाल ये नारा नगर पालिक निगम ने दिया है। आपके अब तक के कार्यकाल में अपना आप रिपोर्ट कार्ड कैसे इंदौर शहर की जनता से साझा करेंगे? किस तरह से आपने इंदौर का जल स्तर बढ़ाने पर काम किया, किस तरह से इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई लकीर को आपने खींचा, मास्टर प्लान की सालों पुरानी जो फाइलें थी, दबी हुई थी, उन सड़कों को न केवल आपने अमली जामा पहनाया और स्वच्छता में भी एक नया आयाम आपने खींच दिया। सुपर लीग में इंदौर एक बार फिर नंबर 1 आया है। कैसे आप अपना रिपोर्ट कार्ड इंदौर शहर की जनता के साथ साझा करेंगे? महेंद्र जी, ये केवल 3 साल की कहानी नहीं है। जी। ये जनता के प्रति विश्वास की रजत जयंती है। बिल्कुल। पिछले 25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की निगम परिषदें जनता की सेवा करती रहीं और इन 25 सालों में जनता ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों पर दिखाया, तो भविष्य के इंदौर की आधारशिला में अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे जब शहर की प्रथम सेवक के रूप में सेवा करने का मौका मिला, तो हमारी परिषद ने पहला निर्णय ये किया कि आज से 25 साल बाद इंदौर को जो चीज़ें लगेंगी उनकी हम आधारशिला रखें। इसलिए इन 3 सालों को मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये 3 साल विकास, विश्वास और नवाचार के 3 वर्ष हैं और भविष्य के इंदौर की आधारशिला है। और ये केवल कहने की बात नहीं है, इसको प्रामाणिक तौर पर हमने 3 सालों की प्लानिंग में करके दिखाया और उसको करने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मूलभूत इंदौर में 2055 तक नर्मदा जी के पानी का ऑग्यूमेंटेशन होता रहे, उसकी कैपेसिटी 3 टाइम्स हो, पानी की आवक डबल हो, तो ऐसे नर्मदा जी के चौथे चरण को लाने का संकल्प टेंडर करके, एजेंसी करके हम पूरा कर चुके हैं। तो 3-1 साल में पानी की कैपेसिटी डबल हो जाएगी। भविष्य के इंदौर की दृष्टि से 29 गांव इंदौर में मिले, उनकी दृष्टि से सीवरेज ट्रीटमेंट, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। सीवरेज लाइन अपने आप में अलग जगह है, लेकिन सीवरेज का ट्रीटमेंट, जो इतनी गंदगी शहर की निकलती है, वो ट्रीट हो, तो आज जो हमारी 400 mld की कैपेसिटी है, उसको डबल करने का प्लान भी बनाया, उसका टेंडर भी कर दिया, एजेंसी ने काम भी शुरू कर दिया। मैं आपको वो कोई काम नहीं बताऊंगा जिसको हमने प्लान किया है, जो हो चुके हैं, जिसकी प्लानिंग एग्जीक्यूट हो गई है। अब उसका कंप्लीशन एक अलग विषय हो सकता है। तो करीब 450 mld के सीवरेज ट्रीटमेंट शहर में अलग अलग स्थानों पर इसलिए बन गए कि वहाँ जो नई कॉलोनाइजेशन हो रहा है, उसका ड्रेनेज ट्रीट हो चुके हैं। तो पूरे 29 गाँव का कवरेज हमने इसमें लिया है। मास्टर प्लान की सड़कों का आपने जिक्र किया, तो 23 मास्टर प्लान की सड़कें प्लान बनाया, उन पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। और इसके अलावा गांधीनगर की रोड हो
ट्रेजर टाउन की बिजलपुर की रोड हो, साकेत की रोड जो 40 साल से रुकी थी वो हो, तिलक नगर के आगे की रोड हो, उसका काम लगभग कंप्लीट और अवरोधों को भी दूर कर लिया गया है। और चंदन नगर से एयरपोर्ट उसका भी नोटिफिकेशन हो गया है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर में तक हम उसका भी काम काफ़ी आगे बढ़ा चुके होंगे। तो ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सफाई के बेसिस पे, और सफाई को भी भविष्य के इंदौर में सस्टेनेबल बनाने के लिए कि ये जो मॉडल है ये हमेशा काम करता रहे, उसको डिजिटलाइज कर दिया पूरी सफाई को। उसके डिजिटलाइजेशन के साथ साथ उसमें वो सारे नवाचार जोड़ दिए जो सेग्रीगेटेड कचरे को ट्रीट करें और ज़ीरो लैंडफिल इंदौर की बनी रहे। तो गीले और सूखे कचरे की प्रोसेसिंग के बाद हमने हरे कचरे के प्रोसेसिंग का प्लांट शुरू कर दिया। एनिमल कार्कस रोज़ करीब 30-40 मृत पशु हम ट्रेंचिंग ग्राउंड में गाड़ते थे। अब हमने एनिमल कार्कस की एजेंसी तय कर दी है। तो पालतू जानवर भी और आवारा पशु भी जो मरते हैं तो उनको हम इंसिनरेट करेंगे। साइंटिफिक प्रोसेस से इंसिनरेट होंगे वो। तो जो भी उसका रेसिड्यू बचेगा वो भी खाद के रूप में उपयोग होगा। कपड़े से धागा बनाने का टेंडर हमने किया है। ऑयल से फ्यूल बनाने का किया है। पॉलीथीन के कचरे से फ्यूल बनाने की एजेंसी हम तय करने वाले हैं। तो कचरे को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। ऑन डिमांड कचरा शुरू कर रहे हैं थ्रू ऐप। तो भविष्य के इंदौर को जो चाहिए वो किया। लेकिन दुनिया के शहर जैसे हैं क्लीन ग्रीन पे तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के शहर दुनिया के सोलर और डिजिटल होंगे। उस पे भी 3 साल में हमने काम कर दिया है। 100-125 मेगावाट अब हम खुद पैदा कर रहे हैं। और दुनिया में अब डिजिटल गवर्नेंस होगा। आप तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से एआई जैसे बढ़ रहा है, बिल्कुल बेसिक नीड हो गया एक तरह से। उसकी कुआं तब खोदेंगे जब प्यास लगेगी। उसके पहले नगर निगम को पूरा डिजिटलाइज करना हो, उसके गवर्नेंस को डिजिटलाइज करना हो, हर घर को नगर निगम से जोड़ना हो और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करना हो। ये तीनों काम लगभग हम 25% पूरे कर चुके हैं। तो ये जब भी पूरे होंगे तो शहर डिजिटल गवर्नेंस के लिए तैयार रहेगा। उसमें खुद का ऐप, ई नगर पालिका से इतर सारे डॉक्यूमेंट्स का एआई बेस्ड स्कैनिंग और हर घर डिजिटल पता जो वन स्टॉप डोर स्टेप पे आपको सारी सुविधाएं देगा। तो हम ये माने महापौर जी कि जिस तरह से लगातार आपने बीते 3 सालों में ऐसा लगता है 360 डिग्री डायमेंशंस पर काम किया है, लेकिन आने वाले जो 2 साल हैं इनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या टास्क आपने तय किए हैं? इंदौर वो शहर है जिस पर पूरे मध्य प्रदेश की निगाह नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया की निगाहें भी टिकी हैं। और स्वच्छता में जब हमने शिखर को छुआ तब ये माना गया कि अब आने वाले कल का जो इंदौर है वो ग्लोबल सिटी के तौर पर अंकित होगा वर्ल्ड के नक्शे पर। तो आप कैसे देख रहे हैं इस ग्लोबल सिटी के मेयर भी ग्लोबल होंगे, और जैसा आपने कहा कि डिजिटल इंदौर का जो सपना, जो परिकल्पना आपने देखी है उसको आप साकार करेंगे, तो आपको लगता है ये नई उड़ान भरता इंदौर जो है आने वाले कल में जो तमाम चैलेंजेस हैं उनको भी पार कर पाएगा? देखिए, उन्हीं चैलेंजेस को पार करने के लिए हमने काम शुरू कर दिया है और हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर तो बहुत बड़ी हस्ताक्षर करके आए हैं। जब ब्रिक्स के को चेयर की सीट इंदौर मेयर को मिली, मतलब वो मुझे मिली ऐसा नहीं है, वो इंदौर को मिली है। उस प्रेजेंटेशन ने दुनिया भर में इंदौर शहर की और भारत की साख को बढ़ाने का काम किया है। और दुनिया के शहरों ने इंदौर के साथ कोलैबोरेट करने के लिए अपनी ओर से प्रस्ताव भी दिए हैं। तो ग्लोबली हमने इसको रिकॉग्निशन दिलाने का काम किया है और इन 2 सालों में इन सब कामों का एग्जीक्यूशन हो, प्लस ये सब काम लेकर जनता को मूलभूत सुविधा देने के लिए आने वाले 2 साल में नगर निगम का नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया स्टेडियम, प्लस इन सारे कामों को लेकर नगर सरकार आपके द्वार जनता के बीच जाना और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करना, तो हर समाधान, गवर्नेंस में गरीब के लिए काम करना वो सबसे ज़रूरी है। तो ये प्लानिंग तो हो गई, लेकिन गरीब के घर पे जाके उसकी समस्या दूर करना, ये मेन काम
हम शुरू करेंगे। सर, जब आप मेयर बने तो लोगों को उम्मीदें ये रही कि न्याय क्षेत्र से एक व्यक्ति आया, एडवोकेट जनरल जो है, जब इंदौर के मेयर की सीट पर बैठेंगे तो जो नगर निगम का सरकारी ढर्रा है उसमें भी वो बदलाव करेंगे, नवाचार करेंगे। कितना आप उसमें कामयाब अपने आप को पाते हैं? जो सरकारी ढर्रा है या जो कहा जाए नगर निगम की जो प्रशासनिक छवि थी उसको कितना आपने सुदृढ़ बनाया, सकारात्मक किया, और कैसे आपको लगता है कि इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आपने कॉरपोरेट की तरह चलाया? और इन 3 सालों में कितना आपको अधिकारियों का, प्रशासनिक महकमे का, मातहतों का कितना सहयोग आपको मिला, और लगा आपको कि न्याय जगत से कोई व्यक्ति जब आकर के प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालता है, मेयर की कुर्सी पर होता है, तो उसका भी पूरा प्रभाव जो है व्यवस्था पर आता है? तो कितना आपको करप्शन रोकने में आपको कामयाबी मिली? कितना कॉरपोरेट कल्चर आप इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में डेवलप कर पाए? सबसे पहला तो ये है कि नगर निगम को हमने इस छवि से बाहर लाने का काम किया है कि इसको अधिकारी चलाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। अधिकारी चलाते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि निर्णय लेते हैं और वो एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और उस एग्जीक्यूशन में जो प्रो कॉन्स हो सकते हैं तो उसको एक लीगल माइंड से सोचकर अधिकारी भी उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ वो बताने का काम करते हैं। और उस माइंडसेट से भी निकाला है, प्लस बिना विवाद के। कोई अधिकारियों से हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, वो भी बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं। और अच्छे काम को हमने हमेशा अप्रिशिएट भी किया है। और ख़राब काम हुआ तो गणेशगंज में जनता के साथ खड़े रहकर भी उनकी समस्या को ठीक किया है। और उसमें भी कोई भ्रम फैलाने की कोशिश हुई थी कि MIC में हमने कार्रवाई नहीं की। MIC के पावर में जो निंदा करने का ताकत थी वो की है, और इस बेसिस पे जिन लोगों को एक्शन लेने का अधिकार है उनको वो प्रपोजल एक्शन लेने के लिए भेजा भी है। तो हम ये माने कि एक तरह से कॉर्पोरेट कल्चर को बनाने में या ढर्रा सुधारने में आप तक निगम को रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव बनाने की बात है तो सारी चीज़ों को हमने डिजिटलाइज किया है। अब हमको दिखता है कि कौन सी फाइल किसके पास है और क्यों है। सर, आगे बढ़ते हैं। इंदौर वो शहर है जहां पर व्हीकल पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ रही है, एक तरह से कहा जाए कि बूस्टअप है इस मामले में, और इंदौर वो शहर है जो कि सेल्फ एस्टीम के मामले में भी मध्य प्रदेश के अग्रणी शहरों में आता है। आपके सामने कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि हम देखते हैं कि इंदौर की सड़कों पर जो देर शाम ऑफिस के पीक आवर्स में गाड़ियों का लंबा लंबा रेला लग जाता है, और तमाम ट्रैफिक मित्र पसीना ज़रूर बहाते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी भी उस स्तर पर नहीं आ पाती, और गाड़ियों की संख्या इतनी है कि हम चौराहों पर उतना उनको रिटेन नहीं कर पाते हैं। क्या आप इसका कोई सॉल्यूशन देखते हैं बीइंग अ मेयर ऑफ इंदौर सिटी? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हम इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। आपके पास समस्या है, चुनौती है, उसको आप स्वीकार करें। तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर मैं दिमाग लगा के सोचता तो मैं ट्रैफिक की बात नहीं करता, क्योंकि ये कोई साल भर में 2 साल में ठीक होने वाली समस्या बहुत लंबा इसको थोड़ा समय लगेगा। पर हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और हम अपने कार्यकाल में अगर उसको 20-30% भी सुधार पाए तो वो 100% उपलब्धि होगी। और इंदौर शहर जो सफाई में अपने आप को नंबर 1 बना सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इंदौर साफ नहीं होगा, तो उस तत्कालीन समय के अधिकारी कर्मचारियों ने भी उसको चुनौती मान के अपने हाथ में लिया होगा। और ट्रैफिक को जब मैंने मेयर बन के चुनौती स्वीकार की तब से लेकर आज तक 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर यातायात के जन जागरण के लिए सड़कों पर रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हमने इंटीग्रेटेड और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया, ई चालान लोगों को देना शुरू किए, महिलाओं के लर्निंग लाइसेंस बनाने का जब शुरू किया तो मुझे लगा था एक दिन में एक शिविर पे 50-100 महिलाएं आएंगी जिनके लाइसेंस नहीं होंगे। हमने एक दिन में 10,000 लाइसेंस बनाए। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की स्वयं की जागरूकता से ही ट्रैफिक की समस्या हल हो सकती है, क्योंकि 32 लाख की जनसंख्या वाले शहर में 32 लाख गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल ठीक है। तो डेंसिटी और गाड़ियों की संख्या का मेल, और मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि हम शहर में कितने भी ब्रिजेस बना दें, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दें, दुनिया के बड़ों शहरों को देखकर यहाँ की जनता को, हम सबको पैदल चलने की, यू टर्न लेने की, वन वे फॉलो करने की और ट्रैफिक रूल्स को चाहे कितनी भी देर की देरी हो जाए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की आदत डालनी पड़ेगी, तो ही समस्या का हल होगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। इंदौर की जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि आपने नवाचार किए, डिजिटल पता
एक मुझे लगता है कि इंदौर के इतिहास में इसको अंकित किया जाएगा, क्योंकि देश का ऐसा पहला शहर है जो कि आने वाले समय में इसमें परिपूर्णता भी हासिल करेगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप जनता को बताइए, और जनता क्या कैसे आप सहभागिता इस कॉन्सेप्ट में चाहते हैं ताकि जनता भी जागरूक होकर अपना परिचय दे और इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। मुझे याद है मैंने आप ही के स्टूडियो में एक बात कही थी कि गवर्नेंस एट डोर स्टेप। जी बिल्कुल। शासन और सुशासन वो है जी बिल्कुल जो जनता के द्वार पे हो, जनता को उसके लिए भटकना ना पड़े, और भविष्य के शहर डिजिटल गवर्नेंस से ही चलेंगे। और वो गवर्नेंस जब लागू होगी फिर हम अपनी तैयारी करेंगे। मैंने वो काम पहले से शुरू कर दिया है। तो डिजिटल शहर की संकल्पना ये है कि आपके घर के दरवाजे पर आपका एक यूनिक डिजिटल आईडी है। वो डिजिटल आईडी आपको मध्य प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की और नगर सरकार की योजनाओं से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। आपके घर के आसपास जितनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके नाम नंबर आपके दरवाजे पर उपलब्ध हैं। नगर निगम की सारी सुविधाएं उस क्यूआर कोड स्कैनर पे उपलब्ध है। आपका डिजिटल पता बिना आपकी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी पब्लिक किए लोगों को ट्रैवलिंग की दृष्टि से, मटेरियल सप्लाई की दृष्टि से, आपके ई ऑर्डर्स को आपके घर पे डिलीवरी करने के लिए, टैक्स भरने के लिए और शहर की अन्य जानकारियों को लेने के लिए, यहाँ तक कि भविष्य में मुझे विश्वास है कि इस डिजिटल पता का उपयोग भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ जो हम कहते हैं वो इस डीजी पिन से, इस डीजी पते से उपलब्ध होगा। सर, भविष्य में सेंसस भी होना है, तो आपको लगता है कि ये जो आप डिजिटल पते का कॉन्सेप्ट लाए हैं और आपकी सरकार केंद्र में जो है वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला भी लाने वाली है, उस पर आप भी काम कर रहे हैं और आप भी केंद्रीय स्तर की समिति में उसमें एक भूमिका में है, तो क्या लगता है कि उसमें ये नवाचार बहुत सहयोगी भूमिका निभा सकता है? इंदौर पहला शहर होगा अपने आप में। जहाँ तक सेंसस की बात है उसमें ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से अभी जब सेंसस होगा और लोग काम में लगेंगे तो मैं अपने एक वार्ड जिसमें हमने इसको कंप्लीट किया है उसको पूरा डिजिटली हमने ट्रैक कर लिया है। किस घर में कितने लोग रहते हैं, किस घर में वाटर हार्वेस्टिंग है, सोलर लगा है, उसको वहाँ रीच कैसे होगी। तो सेंसस में तो ये निश्चित तौर पर काम आएगा, और वो इसलिए भी काम आएगा कि इस बार सेंसस भी डिजिटल होने वाला है। मुझे पता है कि जो लोग सेंसस करने आएंगे वो अपने साथ डिजिटल पॉड लेकर आएंगे, आईपैड लेकर आएंगे, उसी पे सारी चीज़ें दर्ज होंगी, तो वो डायरेक्ट उससे कनेक्ट होगा। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है उससे तो इसका बहुत सरोकार नहीं है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो इसमें कोई भी तर्क इसके विपक्ष में नहीं है। इतना ही है कि 2/3 बहुमत हमको चाहिए, तो जो विपक्ष अभी है वो तैयार हो, इसको लेकर हम देश में जन जागरण कर रहे हैं। आपको लगता है सफलता मिलेगी एक दिन? नहीं, निश्चित तौर पर मिलेगी, और मुझे नरेंद्र मोदी जी और नंबर्स कलेक्ट करने में अमित शाह जी पे बहुत विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारी नगर निगम के गलियारों के लेकर बातचीत करी है, लेकिन आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति सियासत की दुनिया में होता है तो वहाँ पर दांव पेच भी खेलना होते हैं, शह और मात का खेल भी होता है, और साम दाम दंड भेद जो कि हमारी चाणक्य नीति हमें बताती है, वो तमाम चीज़ें भी वहाँ पर देखने में आती है। लोग कहते हैं कि आप वीडी शर्मा जी के पुष्प थे लेकिन अब आप मोहन जी के मित्र हो गए हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी से अभी नहीं, विद्यार्थी परिषद के समय से संगठन में कैसे काम करना हमने सीखा है। डॉक्टर मोहन यादव जी जब उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे और पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन थे, इन सब समय से मेरा उनसे लगातार डेवलपमेंट को लेकर, विशेषकर कला संस्कृति और आध्यात्मिक विषयों से डेवलपमेंट को कैसे जोड़ा जाए इस पर संवाद होता रहा है। और वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो सबका सम्मान है, मैं सबसे सीखता हूँ
और दूसरी बात मैं मानता हूँ अपनी सबसे बड़ी ताकत ये है कि मैं हमेशा काम की बात करता हूँ कि भाई ये अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो आप बताओ, और इन सब को साथ लेकर इनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। और मैं आपको राजनीति के 3 साल के अनुभव से ये बता सकता हूँ, शय मात होती होगी, लोग सोचते भी होंगे, सियासत भी करते होंगे, कुछ लोग अच्छा भी सोचते होंगे, मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे मन में भी कई बार अच्छाई बुराई आती होगी, लेकिन मैं एक बात ये बहुत विश्वास से कह सकता हूँ एबीवीपी की और संघ की और भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग से, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर आपके पास अपने काम की, अपने परफॉर्मेंस की ताकत है तो आपको कोई हटा नहीं सकता है। काम छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन परफॉर्मेंस ही आपकी ताकत है। मतलब मोहन जी के मित्र भी हैं और वीडी शर्मा जी के पुष्प भी हैं आप, तो पुष्य मित्र जो है इसका संधि विच्छेद मैंने करने का प्रयास किया राजनीतिक चश्मे से। बहरहाल बहुत सूझबूझ के साथ आप जवाब देते हैं, और पुराना आपका जो कलेवर था वो काले कोट वाला था हमने देखा, और अब आप कुर्ते में और ख़ासतौर पर इस पैंट शर्ट में जो है जनता से मुखातिब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। महापौर जी, इंदौर शहर की जनता जानना चाहती है कि इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी का लकी नंबर क्या है? मेरा लकी नंबर जी, लोग कहते हैं कि आपको 4 नंबर से बहुत प्यार है। मेरा लकी नंबर 5 है। अच्छा, पर लोगों का ऐसा मानना है कि आपको 4 नंबर से बहुत प्यार है, और विकास की रफ्तार भी हमको 4 नंबर में बहुत तेज दिखती है। विकास का कंपैरिजन आप करोगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विकास सब जगह बराबर हुआ है। जी। और 29 गांव मेरा फोकस है, 29 गांव फोकस है, जो पेरीफेरी में था। शहर का जो नया हिस्सा है वो मेरा फोकस है, उसका बजट भी हमने 4 गुना किया है। और अगर आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो गांधीनगर की रोड हमने बनाई, सुदामा नगर से अन्नपूर्णा की रोड बनाई, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था दूर। तो हर विधानसभा में मैं आपको एक काम जो हमने पूरा कर दिया गिना सकता हूँ बड़ा। बिजलपुर में बिजलपुर वाली रोड बनाई, 5 नंबर में तिलक नगर वाली रोड बनाई, सारी विधानसभा 2 नंबर में मालवीय नगर की रोड का काम बहुत तेजी से चल रहा है जो हमने बनाई है। सांवेर की सड़कें भी बन रही हैं। 29 गांव में 100% ड्रेनेज का कवरेज है। तो कंपैरिजन आप करेंगे तो किसी नंबर का मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि लोग आपसे हमेशा प्रश्न करेंगे कि आप जहाँ रहते हो अगर आपने वहीं काम नहीं किया तो आपने क्या किया होगा। और मैं अगर अपने पड़ोसी को खुश नहीं कर पाऊँ, अपने पास वाली गली की समस्या दूर नहीं कर पाऊँ, तो मेरे को पूरे वार्ड की और विधानसभा की और शहर की बात करना बेईमानी होगी। तो और सुदामा नगर 40 साल 45 साल पुरानी कॉलोनी है, 30-40 साल पहले वहाँ ड्रेनेज की लाइनें डली थी, तो उसकी पूरी नई ड्रेनेज लाइन हो जाए, उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, ये लोगों की भी अपेक्षा रहती है कि हमारे घर का कोई बच्चा बना है तो वो काम करे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी बनारस की चिंता करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, तो स्वाभाविक है कि वो करना ही चाहिए। तो 4 नंबर से कोई प्यार तो नहीं है? मेरे को तो पूरे शहर से प्यार है। चलिए, कहते हैं कि राजनीति जो है वो अच्छे से अच्छे खिलाड़ी को मंझा हुआ खिलाड़ी बना देती है, और शायद यही वजह है कि पुष्यमित्र भार्गव जो कि इंदौर के प्रथम नागरिक हैं, कितनी सूझबूझ के साथ सियासी सवालों का जवाब भी देने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। महापौर जी, हमने देखा है कि विपक्ष बहुत हल्ला करता है, बहुत सदन में हंगामा करता है, जब परिषद सम्मेलन होता है तो तरह तरह के कटाक्ष करता है, और ख़ासतौर पर जब आपके कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि मर्यादित श्रेणी में नहीं आते हैं। क्या कभी इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को गुस्सा आया, कभी ऐसा एंगर एटीट्यूड आया कि यार इतना मैं काम करता हूँ, विपक्ष को साथ लेकर चलता हूँ? आपने कहा था कि हमारे साथ कोई विपक्ष नाम की चीज़ नहीं होगी, सहयोगी पक्ष होगा। आपको लगता है विपक्ष आपका सहयोगी पक्ष बन पाया? देखिए, शहर हित में मैंने कभी भी किसी के काम नहीं रोके, लेकिन मुझे पहली बार 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मन से दुख हुआ। बिल्कुल पीड़ा हुई आपको। और पीड़ा इस बात की हुई कि एक बहुत सामान्य घर के परिवार के लड़के ने, जिसने अपनी मेहनत से फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी रहा और राजनीति के क्षेत्र में भी काम कर रहा है, या भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उनको सीधे तौर पर भेड़िए शब्द का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस का गर्त में जाने का कारण ही ये है कि वो जनता की नब्ज, जनता का प्रेम और जनता का स्वभाव नहीं समझ पाते हैं।
देश के प्रधानमंत्री जी को गाली बकना, तो ये उनकी समझ और ट्रेनिंग है कांग्रेस की, जो उनको यहाँ तक गर्त में लाई है। अगर उनको इतनी भी समझ होती कि किस व्यक्ति के बारे में क्या टिप्पणी करनी है, तो कांग्रेस के ये बुरे हाल नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हमने देखा कि आप बहुत बैलेंस पॉलिटिक्स करते हैं। आपने लगातार जैसे बीजेपी में तमाम तरह के हम देखते हैं, कभी ताई के साथ, कभी भाई के साथ, कभी साईं के साथ, कभी भाभी के साथ, बाबा के साथ, या तमाम तरह के नेता हैं, उनको अलग अलग उपनाम इंदौर में संज्ञा के रूप में दिए गए हैं, लेकिन आपने सबके साथ संतुलन बनाया। कोई ऐसा धड़ा आपको लगा कि यार यहाँ पर संतुलन बनाने में थोड़ा मुश्किल आ रही है, लेकिन बाद में आपने उसमें संतुलन बनाकर जो है सियासत से आगे अपने काम बढ़ाए? कैसे आपको लगता है कि इंदौर के बीजेपी में जो तमाम, मैं नाम ले रहा हूँ, ताई हो, भाई हो, साईं हो, भाभी हो, बाबा हो, या दादा हो, या अन्य कोई नाम हो, कैसे इनके बीच में आप अपनी पटरी बिठाते हैं, सामंजस्य बनाते हैं और उस पर जो है नगर निगम की रेल को दौड़ाते हैं? देखिए, बहुत आसान है जी। मैं जब भी परिषद के माध्यम से कोई काम करता हूँ जी, और वो काम यदि किसी भी विधानसभा के जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में आता है जी, उनसे उस पर संवाद करता हूँ जी, उनका ओपिनियन भी लेता हूँ। और आप 3 साल के किसी भी विधानसभा के अधिकृत दौरे, मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ, तो ये एक व्यक्तिगत बात है। नगर निगम का कोई भी अधिकृत दौरा, नगर निगम का कोई भी अधिकृत कार्यक्रम वहाँ के जनप्रतिनिधि को बिना विश्वास में लिए नहीं किया है। वो चाहे 1 नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, राऊ हो या देपालपुर हो। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि काम के अलावा मैंने कोई दूसरा काम किया नहीं। अगर मैं सड़क बनाने जा रहा हूँ तो उसी विधानसभा का भला होना है, ड्रेनेज डालेंगे तो भी उस विधानसभा का भला होना है, विधायक को क्रेडिट मिलना ही है, और विधायक को, पार्षद को, सबको क्रेडिट मिलना है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो यही अंदाज आगे भी जारी रहेगा। सिंपल है काम। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो काम है ना, वर्क का जो परफॉर्मेंस है, वही आपको रिजल्ट देगा। महेंद्र बाबा ने कोई काम कहा तो उसको करके आप उनको बताओ कि भाई ये काम है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं राऊ के अपने विधायक हैं मधु वर्मा जी, मतलब उनसे बहुत सीखता हूँ, और काम कैसे करना, कैसे करवाना। और उनकी विधानसभा तो हमारी हारी हुई विधानसभा थी। उन 1 सालों में हमने वहाँ घूम के इतना काम किया तो उसका लाभ भी मिला। तो पूरे शहर में एक भी, मुझे नहीं लगता आप कोई वार्ड बचा होगा, कोई विधानसभा बची होगी जहाँ हमने दौरा नहीं किया। चारों खाने चित कर चुके हैं, मतलब अब विपक्ष के कहा जा सकता है। हाँ, मतलब अब शहर की समझ आ गई, और मैं ये मानता हूँ कि 1 साल देखने का, 1 साल समझने का और 1 साल करने का, ये तीनों साल आपको मिल गए जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कभी कभी आपकी हिंदूवादी छवि हमको निकलती हुई नजर आती है, उकरती हुई नजर आती है। पहला मैं इंसिडेंट बताऊंगा जब आपने करबला मैदान का केस जीता, और उस पर जो आपने एक एक्शन लिया, या कहा जाए कि आपने कहा कि नहीं, ये नगर निगम के आधिपत्य की भूमि है और इस पर पहला अधिकार इंदौर की जनता का है। तब हमें लगा कि कोई हिंदूवादी नेता ने एकदम आक्रामक होकर महापौर की भूमिका में अपने तेवर दिखाए। दूसरा मौका अभी आया जब हमने देखा कि लव जिहाद में फंडिंग के आरोप के बाद कांग्रेस के कॉरपोरेटर अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत पर संगीन आरोप लगे, तो आपने कहा कि उनकी पार्षदी जाएगी, 0 होगी। क्या वाकई में हिंदूवादी छवि, या कहा जाए हिंदुत्व जो है आपके अंदर समय समय पर जो है बाहर आता है? और जब आपकी सियासी शैली को हम आकलन के तौर पर लेते हैं तो ये 2 बड़े मामले जो हैं सीधे तौर पर पुष्यमित्र भार्गव को एक भगवा रंग में रंग देते हैं। देखिए, हिंदुत्व एक जीवन शैली है और वो त्याग, तपस्या, सेवा और संघर्ष सब सिखाती है। और अपने अधिकारों का यदि कोई हनन करे और तुष्टीकरण से समाज को तोड़ने का काम करे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस पर प्रखरता से और आवश्यकता पड़े तो उग्रता से भी हम रिएक्ट करें। दिवाली पे सपना संगीता रोड पे बिना किसी को जानकारी दिए प्रशासन ने फुटपाथ के अतिक्रमण हटाना शुरू किए। तब मैंने पहली बार प्रश्न खड़ा किया था कि ये समान कार्रवाई होनी चाहिए। जब ईद के पर्व पे फुटपाथ पे कब्जा होता है तब कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और सामान्यतः दिवाली या होली के पहले, अभी भी सपना संगीता रोड पे कार्रवाई हुई, तब मैंने कहा था कि ये कार्रवाई आपने भी राखी के 3 दिन पहले ही क्यों की? फिर उसको उन्होंने रोका। तो फुटपाथ पे अतिक्रमण हो
इसके हम सब खिलाफ हैं, लेकिन कार्रवाई का समय ठीक नहीं है। धोबी घाट की ज़मीन है, मतलब मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा, कभी वो करबला की ज़मीन थी ही नहीं। तो धोबी घाट की ज़मीन का मालिक नगर निगम था। नगर निगम ने रजक समाज को कपड़े धोने के व्यापार व्यवसाय के लिए वो दी थी। उस पर ताज़िए ठंडे होते थे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो कब वक्फ की हो गई, कब उस पे मेला लगने लग गया। और दुर्भाग्य ये था कि एक कोर्ट में नगर निगम केस हार भी गई। मैं जब मेयर बना तो मैंने उसकी पूरी फाइल देखी और उसको अध्ययन किया, और जो पैरामीटर्स हमने निकाले वो एग्जैक्टली वही थे जिसको भारत सरकार ने अपने नए वक्फ एक्ट में लिया है। तो उन पैरामीटर्स के लागू होने के पहले ये देश का फैसला ऐसा था जिस बेसिस पे नगर निगम को अपना मालिकाना हक मिला, और अगर हम मालिक बने तो कब्जा लेना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ तक अनवर कादरी का प्रश्न है, अनवर कादरी का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो सैकड़ों प्रकरण दर्ज हैं, कई बार रासुका लगी है, अवैध व्यापार हो, अवैध कब्जा हो, इसके लगातार देश विरोधी नारे लगाने के प्रकरण भी दर्ज होते रहे, और बाद में उन्होंने डरा धमका के गवाहों को कोई प्रकरण में निराकरण करा लिया, वो अलग बात है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक मुस्लिम पार्षद लव जिहाद को फंड करे और कई प्रकार के उनके कनेक्शन अवैध व्यापारियों से निकलें और उस पर कांग्रेस स्टैंड ना ले, और कांग्रेस ये कहे कि वो तो इन सब प्रकरणों में बरी हो जाएंगे। कांग्रेस और कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं और पार्टी के जो नेता हैं उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए सबसे पहले कि ऐसे पार्षद के बारे में आपका क्या कहना है। दूसरा, मैं बहुत स्पष्टता से मानता हूं कि अनवर कादरी जैसे लोगों ने पार्षद रहकर निगम का और इस शहर की छवि धूमिल की है, इसलिए उनका पार्षद बने रहना शहर हित में नहीं है। इसलिए मैंने डिविजनल कमिश्नर को भी चिट्ठी लिखी, मुझे विश्वास है कोई कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे तो हम उन पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, लेकिन वो करें नहीं करें जो मेरी हद का काम है, अगली परिषद में हम अनवर कादरी की पार्षदी खत्म कर देंगे। चलिए बढ़िया। तो आपकी जो तेवर हैं बड़े बरकरार रहते हैं और खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर बरकरार रहते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों इंदौर कलेक्टर ने जब हेलमेट की अनिवार्यता का फरमान सुनाया तो सबसे पहला विरोध आपकी तरफ से आया। आज भी आप अपने स्टैंड पर बरकरार हैं कि इंदौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल, इस फॉर्मूले को थोड़ा शिथिल करने की ज़रूरत है और इंदौर की जनता को पहले जन जागरूक कार्यक्रम से जोड़ने की ज़रूरत है। क्या मानते हैं, इंदौर की जनता पूछना चाहती है कि ये कब तक चलेगा नो हेलमेट नो पेट्रोल, और इस पर जनप्रतिनिधि क्या स्टैंड लेंगे? इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का सीधा बयान क्या है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जिलाधीश ने इसको लागू करने में थोड़ी जल्दी कर दी, और जल्दी की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, भारत सरकार की जो सड़क सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर हेलमेट को लागू करने के प्रयासों में एक सुझाव ये भी था जिसको हम पहले भी लागू कर चुके हैं। पहले कई बार हो चुका है, पहले भी इसको लागू किया गया और फिर ये बंद हुआ। तब भी हाई कोर्ट ने इस फैसले का समर्थन किया था, अभी भी किया, और मेरा भी स्पष्ट मानना है कि हेलमेट लगाना अनिवार्य होना ही चाहिए, लोगों को लगाना ही चाहिए। लेकिन लगवाने के लिए थोड़ा जनजागरण हो, थोड़े संसाधन उपलब्ध हों, बाज़ार में हेलमेट हों। मैंने खुद ने इसकी प्लानिंग की थी। हमने लर्निंग लाइसेंस का कैंप लगाया, हेलमेट अवेयरनेस के लिए करीब 700 बाइकर्स ने हेलमेट लगाकर इंदौर में बाइक राइड की। उसके बाद हमारी योजना थी कि हम अलग अलग फेज़ में 3 महीने में 1 लाख हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे समाज को साथ में लेके। लेकिन अचानक से ये निर्णय होता है तो मेरा ये मानना है कि फिर ये समान रूप से लागू हो, फिर नो हेलमेट नो पेट्रोल के साथ साथ नो हेलमेट नो एंट्री भी हो। सिर्फ पेट्रोल लेने तो आदमी उधारी का हेलमेट लेके चला जाएगा और सड़क पे हेलमेट नहीं लगाएगा, और वही आदमी हमारे कैंपस में बिना हेलमेट के एंट्री करेगा, तो नो हेलमेट नो एंट्री भी हो। आपने कहा नो हेलमेट नो लिकर भी हो, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि केवल पेट्रोल की दुकान क्यों, बाकी जितनी भी शासकीय दुकानें हैं या जहाँ से कंप्लायंस किया जा सकता है उसमें सबसे पहली दुकान होनी चाहिए दारू की दुकान, जहाँ यदि कोई व्यक्ति हेलमेट बिना पहने 2 व्हीलर पे दारू लेने जा रहा है तो वो हेलमेट क्यों नहीं लगाएगा?
और वो तो वहाँ दारू लेगा, पास के अहाते में पिएगा भी और ड्रिंक एंड ड्राइव भी करेगा, हाई रिस्क होगा, तो डबल रिस्क है, तो डबल वायलेशन है। तो समान रूप से लागू हो, और ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। आप मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने वाले हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि इंदौर की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि सबसे पहले तो राखी के बाद हम सारे जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन बैठकर इस पर बात करेगा, और उसमें कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो उनसे भी बात करेंगे। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। इंदौर का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, BRTS। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही ऐलान किया कि इंदौर का BRTS हम हटाएंगे, भोपाल के बाद इंदौर दूसरा शहर होगा जहां से BRTS हटाया जाएगा। ये अवरोध, ये बाधाएं, ये रेलिंग तोड़ दी जाएगी। आपने सबसे पहले आगे आकर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इनिशिएटिव लिया। टेंडर कुछ टेक्निकल कारणों से डिले हो रहा है। कब इंदौर की जनता का इंतजार खत्म होगा, और आपको लगता है BRTS का ये अवरोध, ये स्पीड ब्रेकर हटने से कुछ राहत जरूर इंदौर की जनता को मिल सकती है? हम केवल BRTS नहीं हटाएंगे, उस रोड को 60 मीटर का भी करेंगे। तो इंदौर की सबसे ब्रॉड सड़क रहेगी भविष्य की दृष्टि से। यदि उस पर मेट्रो भी आती है, एलिवेटेड ब्रिज भी रहता है, तो शहर तैयार रहेगा। दूसरा, जहाँ तक BRTS हटाने की बात है, हमने खुद हटाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें कई सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। वो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारा सामान ऐसा है जिसकी अपनी वैल्यू है, और केबल्स भी डली हुई हैं, और वो अगर हम खुद निकालना शुरू किया था तो हम पे भी कई प्रकार के अलग अलग आरोप निगम पे और अधिकारियों पे लगने लगे कि भाई ये जालियाँ चोरी हो जाएंगी। तो इन सब को दृष्टिगत रखते हुए हमने टेंडर निकाला, वैल्यू सर्वे कराकर। उस टेंडर को किसी ने लिया नहीं, तो अब वैल्यू कम करके निकाला। जैसे ही कोई लेगा उसको हटाएंगे। जल्दी इंतजार खत्म होने वाला है, कहा जा सकता है, बादल हट जाएंगे। जी। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं। हम देखते हैं कि आपके ऊपर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का सीधा आशीर्वाद है, क्योंकि आपके ही विभाग के वो मंत्री हैं, और लिहाजा इंदौर के डेवलपमेंट में जब जब बारी आती है तो ये डबल इंजन की सरकार दौड़ती है। लेकिन ताई का आशीर्वाद कितना मिल रहा है, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आदरणीय सुमित्रा ताई जैसे अनुभव वाली, चाहे वो पार्षद के रूप में हो या सांसद के रूप में इतना लंबा कार्यकाल हो, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में हो, और जो शहर की गली गली को जानती हैं, वो लगातार मेरे आग्रह पर भी और अपनी स्वयं की प्रेरणा से भी मुझे मार्गदर्शन हमेशा देती रहती हैं। और मैं भी ये मैंने तय किया हुआ है कि 2 महीने में एक बार उनसे मिलता हूँ, कई सारे कामों को उनसे डिस्कस भी करता हूँ। उनका भी मुझे पूरा आशीर्वाद है। निगम परिषद के हॉल का उद्घाटन भी हमने उन्हीं से कराया, और इसके अलावा भी उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता है। और कैलाश जी भी पार्षद के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, और एक अपने इस शहर के प्रति जो उनका आग्रह है, प्रेम है और अनुभव है, उसका भी मुझे लगातार लाभ मिलता है। और इन दोनों को ही अगर मेरी किसी बात पे असहमति रहती है तो मैं वो असहमति भी प्रकट कर देता हूँ। एक तो चिट्ठी लिख देती हैं और दूसरे शायद आपको फ़ोन गनगना देते हैं। ताई की चिट्ठी लिखना मुझे हमेशा अच्छा लगता है, उसमें कोई ना कोई संदेश रहता है, सीख रहती है। ये आप लोग उस चिट्ठी का अर्थ का अनर्थ कर देते हो वो अलग बात है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों की चिंता भी नहीं है और परवाह भी नहीं है। चलिए मिस्टर कूल की भांति आप इंदौर को ऐसे ही नित नई उड़ान पर ले जाएं, नए कीर्तिमान रचें, इंदौर शिखर पर इसी तरह से विराजमान रहे और नए आयामों को छुएं। जाते जाते बहुत संक्षिप्त में हमने देखा कि आप बड़े भैया की भूमिका में है और बीजेपी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा छोटे भैया की भूमिका में है। चूंकि इंदौर भैयाओं वाला शहर है तो ये बड़े भैया और छोटे भैया, ये कॉम्बिनेशन कैसा चल रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि आपकी पार्टी सिखाती है कि संगठन और सत्ता में समन्वय और सामंजस्य होना चाहिए। तो बड़े भैया और छोटे भैया की जो जोड़ी है ये कमाल कर रही है, क्योंकि पिछले जो बड़े भैया थे उनसे शायद आपकी पॉलिटिकल केमिस्ट्री उस हद तक फिट नहीं बैठ पाई थी जितनी इन छोटे भैया के साथ बैठ रही है। नहीं, एक तो उल्टा है, बड़े भैया तो अध्यक्ष हैं। अच्छा। वो मेरे कॉलेज में भी सीनियर थे, विद्यार्थी परिषद में भी सीनियर थे, युवा मोर्चे में भी सीनियर थे। मतलब बड़े भैया पार्टी में हैं और छोटे भैया अध्यक्ष हमेशा बड़े भाई है। ओके। तो पॉलिटिकल और मेरी इनके पहले जो अध्यक्ष थे उनसे भी बहुत अच्छी पटरी बैठी। अच्छा। उसमें भी कोई मुझे किसी से कष्ट नहीं हुआ कभी तक। आपसे लेकिन किसी को कष्ट हो तो उसकी बात अलग है। वो तो अलग, उसका कोई हिसाब किताब रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बड़े भाई सुमित मिश्रा जी के साथ भी कुछ अच्छे नवाचार हमने किए,
गौरव भाई जब अध्यक्ष थे तब भी मैंने जितने नवाचार किए पार्टी से उसका सहयोग ही मिला। चलिए सर, जाते जाते 3 साल बेमिसाल हो गए हैं। इंदौर की जनता के नाम क्या पैगाम होगा इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव जी का? और 3 साल हो गए हैं और अब आप चौका लगाने की तैयारी में हैं, तो ये चौका कैसा होने वाला है इंदौर की जनता के लिए? कितना जोरदार होगा ये 4 रनों का समाविष्ट आने वाले समय के लिए? उसके साथ साथ आपका पैगाम। देखिए, आने वाला साल चूँकि अब हम सुपर से ऊपर हैं, तो ये आने वाला साल जो है हम जिस स्थान पर हैं उसको इनोवेशन से मजबूत करने का है। तो हम इस सफाई को डिजिटल लेवल पे और मजबूत करेंगे। मेरा इंदौर की जागरूक जनता से बहुत विनम्र आग्रह है कि अब दुनिया में, केवल देश में नहीं, दुनिया में इंदौर की छवि अलग है। लोग हमको अलग दृष्टि से देखते हैं और जब भी इंदौर की बात होती है तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है। इसलिए अपने इंदौर को सही अर्थों में और सही दृष्टि से ही हम प्रस्तुत करें। वो कई तमाम लोग जो बाहर की रील्स, बाहर की घटनाओं को इंदौर की बताकर इसकी छवि खराब करते हैं, वो इससे बचें। एक दूसरा, अपने स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्तमान स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए जनता को भी नवाचार करना होगा। अपने घर पे सोलर ज़रूर लगाएं, वाटर हार्वेस्टिंग करें और डिजिटलाइजेशन के जितने नगर निगम के मोड हैं, हमारा 311 ऐप है, उस पर आप लगातार संपर्क में रहें। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, इंदौर शहर की कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला, बगीचे के आसपास रहने वाले लोगों को अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने बगीचे को अपना घर मानकर बाकी लोगों की समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वो आप सब हमेशा करते हैं, पर सोलर और डिजिटल इंदौर के लिए आप सब अपने घर पर सोलर संयंत्र लगाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़रूर उपयोग करें। चलिए सर, उम्मीद की जा सकती है कि पॉलिटिक्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इनोवेशन और क्रिएशन की बहुत ज़रूरत है और उस दिशा में इनोवेशन भी कर रहे हैं, क्रिएशन भी कर रहे हैं और फ्यूचर के इंदौर की एक नई डेफिनेशन को गढ़ रहे हैं पुष्यमित्र भार्गव। उम्मीद की जा सकती है कि उनके ये जो 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसमें इंदौर की रफ्तार बढ़ी है, नए सेक्टर्स, नए क्षेत्रों में इंदौर का विस्तार हुआ है और आने वाले कल में ये जो तमाम नवाचार हैं, भविष्य के इंदौर की एक बड़ी स्वर्णिम गाथा को भी लिखने वाला है। ऐसी उम्मीदें, ऐसी आशाएं हैं। बहरहाल, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चौतरफा प्रतियोगिता है और इस गलाकाट प्रतियोगिता में भी यदि कोई व्यक्ति अपनी युवा दिलों की धड़कन के साथ अपनी बात और अपने नवाचार और अपने क्रांतिकारी अंदाज को इंदौर की जनता के नाम समर्पित कर दे, उस राजनीतिक व्यक्तित्व का नाम पुष्यमित्र भार्गव भी कहा जा सकता है। उनके दिल की बात आपके दिलों को कितनी छू गई और उनके इस खास साक्षात्कार के कौन से खास पहलू आपको पसंद आए, आपकी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।